हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, जो मोदी सरकार जो सपना दिखाती है कि हमने सब बदल देंगे। जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.38% है, जो पर कैपिटा इनकम है वो 2,30,000 सालाना है, ट्रेड डेफिसिट 1,92,000 करोड़ है। तो भारत की जिस भारी भरकम अर्थव्यवस्था का ढोल पीटा जा रहा है, आम आदमी के जीवन में तो कोई असर है नहीं उससे, तो ये काहे की बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं। इसीलिए आपने सही कहा, प्रति व्यक्ति आय में तो हम 140वें स्थान पे हैं। बिल्कुल सर, मेरे पास और भी देशों के आंकड़े हैं, मैं बताऊंगा। तो मतलब हम बहुत पीछे हैं। और ये हम कहते हैं कि हम जापान के बराबर हो गए, है ना? पीछे कर दिया सर, इवन ये कहा जापान बीच में आया था, पर अब तो रुपया कमजोर हुआ तो हम खिसक गए। पर लेकिन उनकी आबादी तो हमसे 12वां हिस्सा है ना, तो यानी कि प्रति व्यक्ति आय वहाँ पे 12 गुने हमसे ज्यादा है। यानी कि जो गरीब आदमी है वो भी 12 गुना बेहतर है हमारा। तो इसलिए हमें ढोल नहीं पीटना चाहिए ये। और विश्व गुरु हम किस तरह के हैं? हम अपने लेबर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? वहाँ पे कौन सी लाइन लगती है कि वो भारत आना चाह रहे हैं ये जॉब के लिए? हम तो लीगली और इलीगली हमारा यूथ वहाँ जाना चाह रहा है। आप चंडीगढ़ चले जाइए, लंबी लंबी लाइन है। कैनेडियन जो वो उसके कॉन्सुलेट के सामने, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट के सामने। कनाडा में कौन सी लाइन लग रही है कि जी वो भारत आना चाहते हैं अगर हम विश्व गुरु हैं? तो ना तो हम टेक्नोलॉजी में विश्व गुरु हैं, और ग्रोथ भी हम गलत बताते हैं। हमारा ग्रोथ रेट जो ये कहते हैं 6.5-7%, वो 2% है बस। वजह उसकी क्या है कि असंगठित क्षेत्र जो है हमारा, जो 94% लोग जिसमें काम करते हैं, वो गिरावट पे है। नोटबंदी से गिरावट पे हुआ, फिर उसके बाद जीएसटी गलत लगा दिया तो उससे गिरावट हुआ। उसके अगले साल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का क्राइसिस हुआ तो उससे गिरावट पे आया। फिर पैंडेमिक लगा तो पैंडेमिक में जब वो बड़े लेवल पे क्लोज हुआ तो लोग पलायन करके गाँव गए। फिर उसके अगले साल यूक्रेन के युद्ध में झटका लगा। फिर अब जब ये पश्चिम एशिया के क्राइसिस से लगा, तो 6 झटके लग चुके हैं ये असंगठित क्षेत्र पे। तो जो इसका उत्पादन है वो कम हो रहा है। उत्पादन किसका बढ़ रहा है? संगठित क्षेत्र का। तो संगठित क्षेत्र का बढ़ रहा है, इसका घट रहा है। लेकिन हमारे पास असंगठित क्षेत्र के आंकड़े नहीं आते, तो हम जो संगठित क्षेत्र का ग्रोथ है उसी के आधार पे हम कह देते हैं अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ रही है, जबकि ये तो गिरावट पे है। मतलब आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था और डाउन हो रही है, और मतलब हम झूठा ख्वाब, झूठी तस्वीरें और आंकड़े पेश कर रहे हैं सिर्फ। जी हाँ, कि हम आगे जा रहे हैं। जी हाँ, तो हम कह रहे हैं कि हम 6.5-7% पे, जबकि मेरा अनुमान है वो सिर्फ संगठित क्षेत्र का ग्रोथ है। असंगठित क्षेत्र में तो कम से कम 7-8-10% की गिरावट है। तो अगर आप जोड़ लें तो दोनों को, तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 2-2.5% आता है ना, वो 6.5% नहीं है। तो इसलिए हमारा जो जीडीपी का एस्टिमेट है नोटबंदी के बाद से अगर आप देखें तो वो आज 50% कम है। जो सरकार बताती है उससे 50% कम है, 50% कम। जी हाँ, क्योंकि 10 साल से हम अपना ओवर एस्टिमेट दे रहे हैं, है ना। तो जो 10 साल में जो ओवर एस्टिमेट है वो कंपाउंड हो जाता है अगर आपका जो 4% का जो आप ज़्यादा ओवर एस्टिमेट दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि नोटबंदी में सरकार के जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि 8% की ग्रोथ हुई, जबकि सबने देखा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मार्केट डाउन, उत्पादन कम हुआ, कृषि में अनाज नहीं आ पाया। मैंने आज़ादपुर मंडी का डेटा दिया कि आज़ादपुर मंडी में जितना फल सब्जी आता था उसका आधा भी नहीं आ रहा था, बाकी खेत में सड़ जा रहा था। तो इसलिए मेरा मानना था कि नोटबंदी के साल में 2016-17 में हमारा ग्रोथ रेट -2% था, क्योंकि 5% गिरावट, 5 महीने गिरावट रही आपकी, है ना। तो -2%। तो हम डाटा से छेड़छाड़ करते हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो मेथड है वो सही नहीं है। मेथड है कि इस साल का डेटा अगले साल में प्रोजेक्ट कर दो। अब ये साल अगर अच्छा है और अगले साल आपका क्राइसिस है तो आपने दिखा दिया कि अच्छा है, तभी तो नोटबंदी के समय आपने दिखा दिया 8% का ग्रोथ हो गया, जबकि सबने देखा कि मार्केट गिर गया था, है ना। तो 8% कैसे हो गया? तो ये गलत प्रोजेक्शन है। फिर आपने वो नोटबंदी के समय का गलत प्रोजेक्शन 8% का मुझे जीएसटी के साल में दिखा दिया कि बढ़त हो गई, जबकि जीएसटी से भी असंगठित क्षेत्र में गिरावट हुई। फिर उससे अगले साल एनबीएफसी का क्राइसिस हुआ है, फिर आपने प्रोजेक्ट करके जो ज़्यादा दिखा दिया। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारा ग्रोथ रेट 6-7% नहीं है, 2%, अभी भी 2-2.5% के करीब चल रहा है एवरेज में। अगर 10 साल देखें, बीच में नेगेटिव हुआ, नोटबंदी के समय नेगेटिव हुआ, आपका जब ये पैंडेमिक हुआ तब नेगेटिव हुआ, उसके अगले साल नेगेटिव हुआ, है ना। चलिए, फिर भी जो भी है, तो 2% के ग्रोथ रेट पे आप जो अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की नहीं बन सकते। सर, दूसरा ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात बार बार हो रही है। अब प्रति व्यक्ति आए तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, नीचे से थर्ड वर्ल्ड में हैं। जी हाँ, नीचे से तीसरे स्थान पे हैं, पर अफ्रीकी देशों से भी गए गुजरे हैं। बिल्कुल। फिर कैसे आएगा सर? नहीं, तो $5 ट्रिलियन के लिए तो आपको कितना ग्रोथ चाहिए? 2% पे तो नहीं होगा, है ना। और अगर आप $2.5 ट्रिलियन अभी हैं, ना कि $3.8 ट्रिलियन, तो 2% पे आप कहाँ से पहुँच जाएंगे $5 ट्रिलियन 30 तक, और कहाँ से आप विकसित भारत बन जाएंगे 2047 तक?
तो आपको क्या करना है, ये क्यों हमारी ग्रोथ रेट पे असर, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम असंगठित क्षेत्र को संगठित कर देंगे, ये बार बार कहा जा रहा है, जबकि असंगठित क्षेत्र संगठित हो ही नहीं सकता। असंगठित क्षेत्र में क्या है, आपके किसानी है सबसे बड़ा जो हमारा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट का है, जिसमें 46% एम्प्लॉयमेंट है। उसमें आप देखें तो 85% जो फार्म है वो 5 एकड़ से छोटे हैं। बहुत सारे फार्म आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ के फार्म्स हैं, है ना। एवरेज साइज होल्डिंग तो हमारी बहुत ही कम है, तो 85% ये जो कम है 5 एकड़ से, वो तो संगठित हो नहीं सकते। उनको ज़्यादा आप जब बात कर दें कि अपना ज़मीन बेच के वो लेबरर बन जाएं, है ना, यही कर सकते हैं, पर वो संगठित नहीं हो सकता। फिर दूसरा जो बड़ा कंपोनेंट है वो हमारा माइक्रो सेक्टर है। तो हमारे यहाँ 6000 लार्ज यूनिट्स हैं, 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट्स हैं और 7 करोड़ माइक्रो यूनिट्स हैं। अच्छा। तो एमएसएमई का जो 97.5% रोजगार है वो माइक्रो सेक्टर में है, 12 करोड़ लोग वहाँ काम करते हैं, है ना। अब आप उसको संगठित कैसे बना सकते हैं? उसमें एवरेज एम्प्लॉयमेंट 1.7 का है। वो 1.7 का तो क्या तो मार्केटिंग करेगा, क्या तो टेक्नोलॉजी करेगा, क्या तो आपका जो कुछ और करेगा, है ना। तो वो आपका ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, उसको आप किल कर सकते हैं। तो मैं बार बार ये पिछले 10 साल से कह रहा हूँ कि ये पॉलिसी ही गलत है कि आप ये कह रहे हैं कि हम असंगठित को संगठित कर देंगे, और जो आप बजट में कर रहे हैं वो बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। आप बजट में कहाँ जो कैपिटल जो आपने जो बढ़ा दिया इन्वेस्टमेंट, है ना, तो कैपिटल जो आइटम आपने बढ़ा दिया तो कहाँ बढ़ाया? वो आपने बढ़ाया ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। आपने रेलवे फ्रेट कॉरिडोर पे बढ़ा दिया, आपने जो हाईवेज पे बढ़ा दिया, आपने आईटी सेक्टर पे बढ़ा दिया, पावर सेक्टर पे बढ़ा दिया। ये सब संगठित क्षेत्र के लिए है। और जैसे कि पहले सड़क बनती थी तो आप सैकड़ों लोग को काम करते देखते थे वहाँ पे, अब बड़े बड़े बुलडोजर्स, ट्रैक्टर्स, फ्री क्रेन्स के जगह 10 लोग काम करते दिखते हैं। तो रोड कंस्ट्रक्शन में भी आपका रोजगार नहीं है। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, मैं अभी ग्वालियर से आ रहा था 2 साल पहले, तो देखा धड़ाधड़ लाइन, ऑटोमेटिक मशीन लगा रही है। पहले लाइन लगाने के लिए लंकीन पे कितने लोग काम करते थे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये सिर्फ संगठित क्षेत्र के लिए हो रहा है। मतलब असंगठित पे ध्यान नहीं दे रही सरकार, ना उसको काउंट कर रही है, ना उसको बढ़ा रही है। और जहाँ पे आपका रोजगार हो सकता था, जैसे कि आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसको आपने कट कर दिया। शिक्षा पे हो सकता था, उस पर कट कर दिया। स्वास्थ्य पे हो सकता था, उसको कट कर दिया। रूरल डेवलपमेंट पे होता था, उसको कट कर दिया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उसको कट कर दिया। तो जहाँ पे रोजगार पैदा हो सकता था, जो लेबर इंटेंसिव, वहीं पे आपने कटौती कर दी। मतलब सरकार ये है कि सरकार रोजगार खुद मार रही है एक तरह से कहा जाए तो। बिल्कुल। अब एक सवाल सर मेरे मन में और आता है, अभी जो आंकड़ा आया कि भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो 674 अरब डॉलर का है, जो कहा जा रहा है कि ऑल टाइम हाई है, ऐसा दावा है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी को अगर आके ये कहना पड़ रहा है कि तेल कम खाओ, तेल कम खरीदो, विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, तो क्या खेल है इसके पीछे? जब हाई है तो फिर क्यों आपको आग्रह करना पड़ रहा है आकर के देश में? देखिए, हमारा रिजर्व क्यों हाई है? हमने बोरो किया हुआ है ना। इतना हमने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आया, इतना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आया, फिर एनआरआईज ने पैसा यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ है ना। तो ये आपके जो बोरोइंग है, फॉरेन बोरोइंग, वो तो 750 बिलियन डॉलर है। मतलब आप हिंदी में शुद्ध कह रहे हैं कि उधार लिया हुआ है सरकार, उधार लिया हुआ, उधार के पैसे को अपना बता करके और सीना चौड़ा कर घूम रहा है कि मेरे खाते में तो वो पैसा बाहर जा सकता है ना। और इसलिए एक शंका रहती है कि भाई अगर जो हमारी जैसे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ा, तो इसलिए बड़ी तेजी से 70 बिलियन डॉलर निकल गए हमारे जो पिछले 2-3 महीनों में, है ना। तो वो अगर तेजी से जाएगा तो आपका रुपया और कमज़ोर होगा। जितना रुपया और कमज़ोर होगा उतना कैपिटल और बाहर जाएगा, है ना, क्योंकि डॉलर में रिटर्न आपका कम हो जाता है ना। फिर आपका करंट अकाउंट बैलेंस भी जब प्रॉब्लम में आ जाता है वगैरह वगैरह। फिर जो नॉन रेजिडेंट जो इंडियंस है वो पैसा बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए सरकार ने कुछ पॉलिसीज़ अनाउंस की, आरबीआई ने पॉलिसी अनाउंस की जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज आए, है ना। तो ये पैसा हमने कमाया नहीं है। जैसे अगर चीन को देखें तो चीन का तो ट्रेड सरप्लस अब 1.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया। अच्छा। हाँ, वो मतलब ट्रंप के सब जो टैरिफ लगाने के बावजूद उनका बढ़ गया, 950 बिलियन डॉलर से 1.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया, है ना। तो वो तो कमा रहे हैं। हमारा तो डेफिसिट है ट्रेड अकाउंट में, और जो हमारा जो मतलब हम सब कर्ज ले रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो वो कैपिटल जो आ रहा है वो कैपिटल कर्ज का है ना। बिल्कुल है। तो वो कर्ज हम से जो बना रहे हैं, उन्होंने शुद्ध कमा के किया है। इसीलिए उनका जो 3.5 ट्रिलियन डॉलर का जो रिजर्व है ना, वो उसको दुनिया भर में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
है ना। और वो जो चीन है इसीलिए वो सबसे आगे निकलता जा रहा है। वो वन बेल्ट वन रोड में मतलब जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है सब जगह मार्केट कैप्चर करने के लिए, है ना। पोर्ट्स ले रहा है दूसरे देशों में, वन बेल्ट वन रोड मतलब ये सब जगह, वो यूरोप में लिया उसने अभी। जी हमारे चारों तरफ ही नहीं, यूरोप में है, अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में है, वो सब जगह वो जो अपना जो वर्चस्व बढ़ा रहा है, अपना मार्केट बढ़ा रहा है, क्योंकि इतना उसका सरप्लस का उत्पादन है ना। तो उसने ये कर लिया। हमारा तो जो बोरोड है, हमारा उधार लिया हुआ है, इसलिए हमें हरदम परेशानी होती है कि कल अगर वो ज़्यादा वापस जाने लगेगा तो हम परेशानी में आ जाएंगे।